हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेस टेस्ट पेपर डिस्कशन। FT9 है ये टेस्ट पेपर और इसका सिलेबस है आपका बॉटनी का जीव और समष्टियां, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस और पारितंत्र इकोसिस्टम। Which among the following represent correct sequential order with respect to levels of ecological organization? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन के स्तरों के संदर्भ में सही अनुक्रमिक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर आपको सही अनुक्रम जो है वो आपको बताना है भाई, लेवल्स जो हैं वो बताने इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल मेंबर बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन, उसके बाद में बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, जब बहुत सारी पॉपुलेशन किसी इकोसिस्टम में रहती हैं तो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, देन इकोसिस्टम, देन लैंडस्केप, देन बायोम एंड फाइनली बायोस्फीयर। सो यस, बिल्कुल सही है ये सीक्वेंस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। Next is the available biomass for consumption of herbivorous and decomposers is called। शाकाहारियों और अपघटकों के उपभोग के लिए उपलब्ध जैव मात्रा कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP is equals to GPP minus R, जो कि आपका रेस्पिरेटरी लॉसेस है और ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेट प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Which of the given organisms can tolerate large changes in temperature? दिए गए जीवों में से कौन सा तापमान में बड़े परिवर्तनों को सहन कर सकता है? जो आपके खुद के हम बोल सकते हैं होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हो, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आप इन्हें बोल सकते हो, वो है आपके पक्षी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। Select the correct diagrammatic representation of organismic response with respect to conformers। संरूपी के संदर्भ में जैविक अनुक्रिया के सही आरेखीय निरूपण का चयन कीजिए। कन्फर्मर्स हमारे जो होते हैं उनके बारे में आपको सही डायग्राम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कन्फर्मर्स क्या करते हैं, जैसे जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होगा या एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगी वैसे वैसे वो भी चेंज करते जाएंगे, उनका इंटरनल जो एनवायरमेंट है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पर सही आंसर या सही जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है दैट इज सेकंड नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन लाइकेंस एल्गी एंड फंजाई शो, लाइकेन में शैवाल तथा कवक दर्शाते हैं किस टाइप का रिलेशनशिप या इंटरेक्शन? ये दर्शाते हैं म्यूचुअलिज्म, जहां पर दोनों को बेनिफिट होगा, एल्गी को भी और फंजाई को भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। The magnitude of biotic potential in 1981 for human population in India was। भारत में मानव समष्टि के लिए 1981 में जैविक क्षमता का परिणाम क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ बायोटिक पोटेंशियल क्या था भाई? ये था 0.0205, इतना बायोटिक पोटेंशियल था इन 1981 की हम ये बात कर रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। J-shaped exponential growth curve is represented by, ये होता है आपका J शेप्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम जे आकार चर घातांक की वृद्धि वक्र को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? कौन सी इक्वेशन यहाँ पर सही हो जाएगी? तो सीधी सीधी इक्वेशन है इसकी, dn/dt इज इक्वल्स टू Rn। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। In an aquatic ecosystem, major conduit for energy flow is, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण साधन क्या है? कहाँ से आ रही है सारी एनर्जी? मेन सोर्स क्या है? तो वो है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर भी, क्योंकि डेट्राइटस वहां नहीं काम करेगा, ऑक्सिलियरी फूड चेन नहीं होता है और यहाँ पर पैरासिटिक फूड चेन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इज, किसी निश्चित अवधि के दौरान समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है, क्या बोलेंगे उसे? मॉर्टेलिटी, दैट इज डेथ रेट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा होता है, जो भी दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे उन दोनों को फायदा होगा इसमें, सहोपकारिता में। तो ये सही है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर एक को फायदा एक को नुकसान नहीं, दोनों को नुकसान होता है, सही वाला हो जाएगा ये। ठीक है।
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो गलत गिवन है। Sea anemone attached to the body of hermit crab shows an interaction called। हर्मिट क्रैब के शरीर से जुड़ा समुद्री एनिमोन एक पारस्परिक क्रिया को दर्शाता है जिसे कहा जाता है प्रोटोकॉपरेशन। वैसे तो यहाँ पर अगर हम बात करें सी एनिमोन जो है उसको फायदा हो रहा है, लेकिन हर्मिट क्रैब को ना फायदा ना नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका आद्य सहयोग। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। Read the statements A to D with respect to predators and select the correct option stating which ones are true and false। तो यहाँ पर परभक्षियों के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और सत्य तथा असत्य की पहचान करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको प्रेडेटर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है दे ट्रांसफर एनर्जी अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। ये सही है क्योंकि ये खाते हैं और फिर दूसरों के द्वारा खाए जाते हैं, तो ये क्या हो गए, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये तो बिल्कुल सही है कि ये जो है शिकार समष्टि को नियंत्रण रखते हैं, बिल्कुल सही है। अदरवाइज अगर ये खत्म हो जाएंगे तो इनके जो प्रे पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ जाएगी। दे मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। ये भी सही है कि ये एक समुदाय में प्रजातियों की विविधता बनाए रखते हैं। प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। परभक्षी विवेकी प्रकृति के होते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट जो प्रेडेटर्स के बारे में गिवन है वो चारों सही है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। In an ecological succession, the community that is in near equilibrium with the environment is called। एक पारिस्थितिक अनुक्रम में वह समुदाय जो पर्यावरण के साथ निकट संतुलन में है क्या कहलाता है, क्लाइमेक्स। जैसे मूवी का होता है ना, चरम समुदाय, एंडिंग, जो लास्ट कम्युनिटी होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में सामान्यतः ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए कान और पाद छोटे होते हैं और यह कहलाता है, इस रूल को हम बोलते हैं एलन्स रूल, एलन का नियम। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Mark the correct sequence of phases of growth with respect to logistic growth curve। संभार तंत्र वृद्धि वक्र के संदर्भ में वृद्धि की प्रावस्थाओं के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, लैग फेज आएगा भाई, धीरे धीरे, उसके बाद में स्पीड में होगी और उसके बाद में डिसिलरेशन एंड एसिम्पटोट। तो यहाँ पर अगर हम बोले कुछ इस तरीके का आपको ये ग्राफ यहाँ पर नजर आएगा जिसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो सबसे पहले यहाँ पर लैग फेज, दिस इज लैग, दिस इज लॉग और एक्सपोनेंशियल, और दिस इज डिसिलरेशन। तो सही आंसर जिसमें गिवन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एन इकोसिस्टम इज। पारितंत्र के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ग्रुप ऑफ ओनली एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इंटरैक्ट विद वन अनदर, नहीं, केवल अजैविक घटकों का समूह जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। बायोटिक कम्युनिटी इंटरैक्ट्स विद एबायोटिक कंपोनेंट, बिल्कुल सही है। जैविक समुदाय अजैविक घटकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और तब जाकर एक इकोसिस्टम बनता है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following represents terrestrial ecosystem? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? सीधा सीधा आंसर है फॉरेस्ट, 1, और ऑप्शन नंबर बी 1। द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम हैज। कौन सा मानव जनित पारितंत्र है? मानव जनित हिंदी में समझ में आ ही गया होगा, एंथ्रोपोजेनिक मतलब आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन और मैन मेड है, तो वो हो जाएगा उसमें क्या, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो होगा ही नहीं, लो प्रोडक्टिविटी की तो कोई बात ही नहीं है, लिटिल डाइवर्सिटी, हाँ डाइवर्सिटी काफी कम होगी, ये बिल्कुल सही है, अल्प विविधता आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वैरायटी उतनी नहीं होगी ऑर्गेनिजम्स की, जितनी आप रखोगे उतनी होगी बस। The annual net primary productivity of ocean is dash and for rest ecosystem it is dash, A and B respectively are। महासागर की वार्षिक नेट प्राथमिक उत्पादकता A है और शेष पारितंत्र के लिए यह B है। A और B क्रमशः हैं। A है आपका 55 बिलियन और आपका B हो जाएगा 115 बिलियन टन्स।
तो यहाँ पर एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सिर्फ ओशन की अगर बात करें तो 55 बिलियन टन्स है एनुअल, मतलब एक साल की, और अगर बाकी रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो वो 115 बिलियन टन्स है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Which of the following is the most limiting nutrient of marine ecosystem? समुद्र वाले निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे सीमाकारी पोषक तत्व है? सीधा सीधा है नाइट्रोजन, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स इज, उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो आपके प्रोड्यूसर्स, हरे जो पौधे हैं, पादप हैं, जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उन प्लांट्स को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है कंज्यूमर्स, उनमें जो बचेगा या जो उनसे प्रोडक्टिविटी होगी जो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड एज, नेट प्राथमिक उत्पादकता को किस रूप में दर्शाया गया है? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में देखते हैं रेजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस का भंडार कहाँ मिलेगा? रॉक में, पत्थर में आपको मिलेगा। तो सही मैच हो जाएगा 2nd। ग्रास की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, घास जो होती है ग्रीन है, पादप है, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। इकोसिस्टम सर्विस की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट साइकिल, जितनी भी पोषक चक्र चल रहे हैं वो सब इकोसिस्टम सर्विसेज में आएंगे, 4th। और नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वायुमंडल में उपस्थित है, तो 1। तो 2, 3, 4, 1 यहाँ सही सीक्वेंस हो जाएगा जो आपका गिवन है ऑप्शन नंबर 3rd में। मार्क द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत मिलान चिन्हित कीजिए। चलिए, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ डिग्रेडेड डेट्राइटस ऑन द सॉइल सरफेस, बिल्कुल नहीं है। कैटाबॉलिज्म में क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन किए जाते हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो ये ही गलत हो गया है और इसीलिए हमारा सही आंसर भी यही हो गया है। मृदा की सतह पर अपघटित अपरद का संचय करना कैटाबॉलिज्म या अपचय बिल्कुल नहीं है। The respiratory loss by consumers, producers and top carnivorous in trophic levels are respectively. पोषी स्तरों में उपभोक्ता, उत्पादकों और शीर्ष मांसाहारियों द्वारा श्वसन हानि क्रमशः होती है। भाई जिसमें जितना ज्यादा काम होगा, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ज्यादा उसमें रेस्पिरेटरी लॉसेस होंगे। तो सबसे ज्यादा काम करने वाले तो आपके हो गए टॉप कार्निवोरस, तो इनमें सबसे ज्यादा, और वो होता है 60%। फिर उसके बाद में उनसे कम होगा कंज्यूमर्स में, वो हो गया 30%, और सबसे कम होगा प्रोड्यूसर्स में, वो हो गया 20%। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स इन द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, कंज्यूमर्स की डेथ के बाद में उनका डिकम्पोजिशन होगा, तो ए हो जाएगा हमारा डेट्राइटस, जिसका डिकम्पोजिशन होगा। चलिए, अब कंज्यूमर्स पे जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर सॉइल सोल्यूशन अपटेक हो रहा है और बी पे जा रहा है। तो सॉइल सोल्यूशन से कोई अपटेक करेगा तो वो कौन होगा? वो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे, हमेशा याद रखिए, वो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सी कहीं नहीं जा रहा है, किसी डायरेक्शन में ही नहीं जा रहा है, कोई इसे ले नहीं रहा है, तो दिस इज आर रन ऑफ, जो पानी के साथ बह के चला गया, किसी वाटर बॉडीज में जाकर मिक्स हो गया। एंड रॉक मिनरल्स से क्या जा रहा है सॉइल सोल्यूशन में? तो वो वेदरिंग का प्रोसेस होगा, वेदरिंग, जिससे आपका सॉइल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिट्राइटस, प्रोड्यूसर्स, रन ऑफ एंड वेदरिंग, डिट्राइटस, प्रोड्यूसर्स, रन ऑफ एंड वेदरिंग दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Read the statements A to D and select the correct option stating which ones are true and false. Lichens are pioneer species in xerarch succession. Lichens सूक्ष्म तारंभी अनुक्रमण में मूल अन्वेषक प्रजातियां हैं, बिल्कुल सही है। Pioneer community in newly formed pond is phytoplanktons. नवनिर्मित तालाब में मूल समुदाय पादप प्लवक है, बिल्कुल ये भी सही है।
किसी पॉन्ड में फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, पायनियर मतलब स्टार्टिंग वाली जो कम्युनिटी होगी, पायनियर जो होती है वो स्टार्टिंग होती है, क्लाइमेक्स जो होती है वो बिल्कुल लास्ट वाली होती है, ठीक है। चलिए, इन हाइड्रार्क सक्सेशन, पानी वाले सक्सेशन में स्क्रब स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉरेस्ट कम्युनिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फॉरेस्ट कम्युनिटी हमेशा लास्ट में आती है। सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, यस। जिस जमीन पे पहले ही एक बार कोई रह चुका है, कुछ उग चुका है, तो वहां पर जो है सेकेंडरी सक्सेशन अगर दोबारा से सक्सेशन हो रहा है तो वो ज्यादा तेजी से होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। तो यहाँ पर TTFT है सही सीक्वेंस और वो आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट, यहाँ पर जैव मात्रा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, नहीं, ये गलत हो जाता है। इन्वर्टेड भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जस्टिफाइज अपराइट शेप ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम ऊर्जा पिरामिड के सीधे आकार को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। If 15 joule of energy is trapped at producer level, then how much energy will be available to tertiary consumers? यदि 15 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर ग्रहण की जाती है, 15 जूल, ठीक है, तो तृतीयक उपभोक्ता को कितनी एनर्जी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो 10% लॉ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हर जो लेवल है उनको हम सिर्फ 10% एनर्जी देंगे, तो 15 जूल का 10% जाएगा पहले आपके जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हैं, उसके बाद में सेकेंडरी पे 10% और फाइनली टर्शरी कंज्यूमर पे मिलेगा। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाएगा आपका 0.015 जूल एनर्जी, सिर्फ 15 का 10%, यहां हम बोल सकते हैं। तो 10% आप ऐसे निकालेंगे 15 का, फिर जो भी आएगा उसको फिर उसका 10% निकालेंगे, तब जाकर आपको टर्शरी लेवल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही अब हम बोल सकते हैं 1.5 और 1.5 का 10% फिर हम और निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.15 और 0.15 का अगर हम निकालेंगे इनटू 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 0.015 जूल, जो सिर्फ टर्शरी कंज्यूमर्स को मिलेगा। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। Organisms whose body temperature changes with the ambient temperature are, जीव जिनके शरीर का तापमान परिवेश के तापमान के साथ परिवर्तित होता है वे हैं, वो क्या हैं? रेगुलेटर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। लगभग सारे ही प्लांट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो तो रेगुलेटर्स होते हैं जो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओनली नहीं आएगा। अगर ओनली नहीं लिखा होता तो एक्वाटिक एनिमल्स भी सही होता, लेकिन नियरली ऑल प्लांट्स ज्यादा सही है, तो लगभग सभी पादप यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। Percentage of photosynthetically active radiation PAR captured by plants is, पादपों द्वारा कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण PAR का प्रग्रहण किया जाता है? लगभग 2 से 10%, सिर्फ इतना ही PAR का पार्ट वो जो है कैप्चर कर पाते हैं प्लांट्स, बाकी सब जो है वो चला जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Read the following physiological adaptations. Increase in RBC production, RBC उत्पादन में वृद्धि, increase in binding affinity of hemoglobin, hemoglobin की बंधनकारी क्षमता में वृद्धि, increase in breathing rate, श्वसन दर में वृद्धि। Which of the above mentioned adaptations is or are correct to overcome altitude sickness? ऊपर दर्शाए गए अनुकूलनों में से कौन सा या कौन से तुंगता रोग पर नियंत्रण के लिए सही हैं? सिर्फ ए, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और इसीलिए इन दोनों को इंक्रीज करना पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाइंडिंग एफिनिटी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बाइंडिंग एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है और इसीलिए आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ताकि हम उसके लिए उस एनवायरमेंट के लिए अडेप्ट हो जाएं। टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क्स इज ऑफन बेस्ड अपॉन, हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की गणना प्राय किस पर आधारित होती है?
भाई फीकल पैलेट्स, ये साफ साफ गिवन है मल गुटिकाओं पे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। टाइगर सेंसस मतलब उनकी गणना, टाइगर की काउंटिंग जो होती है वो उनके फीकल पैलेट्स पे बेस्ड होती है। Next is, in an initial population of 50 Siberian cranes, 3 births and 5 migrations of individuals to distant places is observed in 1 year. Calculate the population growth in this year of the population. 50 साइबेरियन क्रेन की प्रारंभिक समष्टि में एक वर्ष में 3 व्यष्टियों का जन्म और 5 व्यष्टियों का दूरस्थ स्थानों पर प्रवास देखा गया है। इस वर्ष में समष्टि वृद्धि की गणना कीजिए। क्या वृद्धि हुई है भाई? 5 जो हैं वो तो चले गए, माइग्रेट कर गए, बाहर चले गए पॉपुलेशन में से, ठीक है, और सिर्फ 3 नए जो हैं वो वहां पर बर्थ उनका हुआ है। तो यहाँ पर तो और कम हुई है ना भाई, 50 में से -5 करो पहले तो यहाँ कितने आ गए 45, और फिर +3 कर दो तो 48। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम देखें तो वो -2 हो गए हैं, 2 तो कम ही हो गए ना, 50 में से 48 ही रह गए तो -2। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, असुमिलित का चयन कीजिए, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म की बात करें, फिग और फिग वैस्प बिल्कुल सही है, दोनों को यहाँ पर बेनिफिट होता है। सहोपकारिता का ये एग्जांपल है, अंजीर और अंजीर बर, सही है। कमेंसलिज्म, जहां पर एक को फायदा और एक को कोई ना फायदा ना नुकसान होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है यहाँ पर प्लस और जीरो वाला। तो टिक्स ऑन डॉग्स अगर हम बोले तो टिक्स डॉग्स पे नहीं होते हैं, तो ये सही एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कुत्तों पर चींचड़ी नहीं होती है। गॉस एक्सपेरिमेंट ऑन पैरामीशियम इज एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ, पैरामीशियम पर गॉस का प्रयोग किस परिघटना से संबंधित है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन से संबंधित है। भाई दोनों में कंपटीशन हुआ और फिर एक जो है वहां से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, स्पर्धी बहिष्करण जिसे हम बोल सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। Read the following statements and select the correct option. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए बोल रहा है डेजर्ट लिजार्ड मैनेजेस टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय फिजियोलॉजिकल मींस। नहीं, फिजियोलॉजिकल तरीके से तो नहीं करती है, तो गलत हो जाता है कि भाई मरुस्थलीय छिपकली कार्यकीय साधनों द्वारा अपने शरीर के तापमान को काफी स्थिर बनाए रखती है। नहीं। स्टेटमेंट बी की बात करें, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter stage of suspended development, जिसको हम डायपॉज भी बोलते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलों और तालाबों में प्राणी प्लवक की अनेक प्रजातियां निलंबित परिवर्तन की प्रावस्था में प्रवेश करने के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। Aquatic mammals like seals reduce loss of body heat in polar seas because of the presence of, जलीय स्तनधारियों जैसे सील ध्रुवीय समुद्रों में शरीर की ऊष्मा की हानि को कम करते हैं क्योंकि इनमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? थिक लेयर ऑफ फैट, वसा की मोटी परत, जिसका वजह से इनका हीट लॉस जो है वो काफी कम होता है और इसीलिए ये वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। कुक्कू लेइंग इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, कोयल का कोए के घोंसले में अंडे देना उदाहरण है किसका है? ब्रूड पैरासिटिज्म। भाई उसके अंडे जो हैं दिखने में वो कैसे होते हैं? बिल्कुल कौवे के जैसे, और इसीलिए वो उसका फायदा उठाती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। पक्षियों में अंड परजीविता। Which of the following is incorrect with respect to adaptations of xerophytes? मरुद्भिद के अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है जीरोफाइट्स के अडेप्टेशंस में? प्रेजेंस ऑफ कैम्प पाथवे, ये बिल्कुल सही है। कैम्प पथ की उपस्थिति, कैम्प में क्या होता है? रात में जो है रंध्र खुलेंगे, स्ट्रोमेटा खुलेंगे रात में और दिन में बंद रहेंगे ताकि पानी का लॉस ना हो। एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल ऑन लीफ सर्फेसिस, नहीं, जबकि थिक क्यूटिकल लेयर होती है लीफ सर्फेसिस पे। पत्ती की सतह पर उप त्वचा की अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति होती है, वो भी बहुत मोटी परत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। Which of the given is the most important ecologically relevant environmental factor? दिए गए में से कौन सा पारिस्थितिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है? वो है टेम्परेचर, जिससे आपके सारे एंजाइम्स इफेक्ट होते हैं और एंजाइम्स ही हैं जो हमारी रिएक्शंस को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाता है टेम्परेचर, तापमान।
द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन, अपघटन की प्रक्रिया, डज नॉट डिपेंड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, बिल्कुल डिपेंड करती है। इज फास्टर इन ड्राई सोल, नहीं, वहां पर जबकि स्पीड कम हो जाती है। रिक्वायर्स ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स इज और आर नॉट इन्वर्टेड टाइप, इन्वर्टेड टाइप के नहीं होते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर उल्टे प्रकार के नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये उल्टे टाइप का नहीं होता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, ये उल्टा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड कभी उल्टा हो ही नहीं सकता, ऊर्जा का पिरामिड कभी नहीं हो सकता। पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम, ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ यहाँ पर जो 3 है जो नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बेल शेप्ड एज पिरामिड इज सीन इन द पॉपुलेशन वेयर, घंटाकार आयु पिरामिड उस समष्टि द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें होता है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे, और आपका जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है या रिप्रोडक्शन के बाद वाली जो एज वाले हैं वो कम होंगे इन दोनों के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व प्रजनन और प्रजनन वाले इक्वल होंगे, और आपके पश्च प्रजनन व्यष्टि जो होगी वो कम होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वहां पर आपको बेल शेप्ड एज पिरामिड देखने को मिलेगा। पायनियर कम्युनिटी, जो स्टार्टिंग कम्युनिटी होती है इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स पेव द वे फॉर प्लांट्स लाइक, चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण में मूल समुदाय डैश जैसे पादपों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। कौन से पादपों के लिए? वो हैं ब्रायोफाइट्स, क्योंकि आपके सबसे पहले मॉसेस और लाइकेंस आते हैं पायनियर कम्युनिटी में, उसके बाद में फिर ब्रायोफाइट्स ही आते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Reservoir pool of a sedimentary biogeochemical cycle is, अवसादी या तलछटी जैव भू रासायनिक चक्र के भंडार कहाँ स्थित होते हैं? आपके अर्थ क्रस्ट में। रॉक से ही तो आते हैं मेनली यहाँ पर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स इन एरियाज सच एज, द्वितीयक अनुक्रमण डैश जैसे क्षेत्रों में शुरू होता है। कैसे क्षेत्रों में? बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, जहां पहले ही कोई जंगल था जिसको या तो कट किया गया है या जलाया गया है, ऐसे क्षेत्रों में जो होता है सक्सेशन उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। ऑप्शन नंबर 4। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों के लिए सत्य या असत्य की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, सबसे पहला, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। नहीं, गलत है। जितनों को वो सपोर्ट कर सकती है दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी समय मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा को खड़ी फसल कहा जाता है, नहीं। देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है कि पर्यावरण में फॉस्फोरस को श्वसन द्वारा मुक्त नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। हर्बीवोरस एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल, नहीं, ये गलत है। शाकाहारी और अन्य जंतु मृदा से फास्फोरस प्राप्त करते हैं क्या? हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा FTF, और वो दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। The salt concentration in parts per 1000 ppt in the sea and inland water respectively is, समुद्र और अंतःस्थलीय जल में लवण की सांद्रता प्रति 1000 भागों में क्रमशः है। कितनी है? 30 से 35 तो आपको सी में मिलेगी, और इनलैंड वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो बहुत ही कम होती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। An orchid growing as an epiphyte on a mango branch shows, आम की शाखा पर आधी पादप के रूप में उगने वाला ऑर्किड दर्शाता है कैसा? कमेंसलेस, मतलब प्लस और 0। आपके ऑर्किड को तो फायदा होगा, वो एपीफाइट है दूसरे पादपों पे उगने वाला, लेकिन मैंगो को ना फायदा ना नुकसान। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। सो गाइज, ये था आज का हमारा FT पेपर डिस्कशन सेशन, और हमने देखा कि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके NCERT को कवर कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए NCERT, फोकस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट FT डिस्कशन या किसी भी टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन में। टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।